Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start geometrical interpretation of Lagrange mean values theorem. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जो है ना Lagrange mean values theorem का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में हम लोग जो है ना जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये लेक्चर 11 होगा LMVT का। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका LMVT का, ठीक है। LMVT का मतलब वही लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हमें क्या है ना कि एक डायग्राम को लेना होता है सबसे पहले, और इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे भली भांति कि इसमें क्या क्या डिनोटेशन दिया गया है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल्स में, ठीक है। कुछ ज्योमेट्री का रूल लगेगा इसमें, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगेगा इसमें, उसके बाद हम लोग इसको जो है ना क्या करेंगे, वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो पूरे जो होल डायग्राम दिख रहा है ना, वो डायग्राम में क्या है कि ए भी मान लो हमारे पास एक क्या है, कर्व है, ठीक है। कर्व का मतलब जो हम लोग ये डार्क लाइन से बनाया ऐसे करके ए से लेकर बी तक जो है ना हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। अब ये जो कर्व हमारे पास है, तो हमारे पास कोई भी अगर गाइज एक सर्कुलर पार्ट आता है और उस पर अगर हम कोई दो पॉइंट लेकर, है ना, इसे अगर कोई लाइन से ज्वाइन कर देते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है, कॉर्ड पड़ता है, ठीक है। ये क्लास 9th में सर्कल चैप्टर में पढ़ना था हम लोग को, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है ये भी क्या है, एक कर्व है। तो कर्व जो है हमारे मान लो इसको इस तरह से अगर हम लोग मूव कर देते हैं, ठीक है, तो एक तरह सर्कुलर राउंड मान लो बन जाता है, बन जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें कि जो ये भी लाइन हम लोग को दिख रहा है वो क्या होगा, इस कॉर्ड के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, वो सॉरी इस जो हमारे पास कर्व है उसके रिस्पेक्ट में जो है ना वो ये भी क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाता है। तो हमारे पास जो है ना मान लेते हैं कि ए बी जो है दो पॉइंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने के लिए ही हमारे पास है कि ए और बी का जो हम लोग गाइज कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो है क्या। तो चलो उसे हम समझते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली हम लोग को समझने वाली बात ये है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक्स ओ बाई एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है ना। कार्टेशियन प्लेन है जहाँ पर ओ ऑरिजिन को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस ओ ए हो गया, ओ एक्स हो गया, और ओ बाई हमारे पास क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एल और एम, ठीक है, ये जो लाइन ए बी हम लोग जो ले रहे थे वहाँ से हमने इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालने का जब प्रयास करा तो हमने ए से जो है ना एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और बी से हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसका नेमिंग हमने क्या किया, एल और एम। क्लियर। अब यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो ओ से लेकर एल तक का जो डिस्टेंस है गाइज वो मान लो तो ए यूनिट है, क्या है, स्मॉल ए यूनिट है। उसी तरह से ओ से लेकर बी तक का जो हमारे पास ओ से लेकर के जो एम तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो मान लो तो अपने के पास क्या है, बी यूनिट है। तो इस तरह से एल का जो कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा 0 लिखेंगे और बी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या लिखाएगा, बी कॉमा 0 लिखाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब देखो अगर हमें यहाँ से एल एम की वैल्यू फाइंड करनी हो, अगर हम यहाँ से एल एम की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो सिंपल सा थ्योरी है कि ओ से लेकर एम तक के डिस्टेंस में से ओ से लेकर एल तक के डिस्टेंस को लेस कर देना होगा। तो मान लो कि अगर हम एल एम का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि ओ एम माइनस ओ एल करना होगा, और ओ से लेकर के एम तक का जो वैल्यू हमारे पास है वो बी है, और माइनस ओ से लेकर के एल तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है, यानी जो वैल्यू इसका दिया हुआ डिस्टेंस के फॉर्मेट में वो क्या है, ए है। तो टोटली जो है हमारे पास एल से लेकर के एम तक का जो डिस्टेंस आ रहा है निकल कर वो बी माइनस ए आ रहा है, जिसे देखो इस लाइन से हमने क्या करा, यहाँ से डिनोट करा ऐसे, ठीक है। उसी तरह से बी क्या था, ए वाला हमारा ए का था, ये हम लोग ना डिनोट किए हैं। अब बात आता है कि हम लोग ए का जो है ना और बी का जो है वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो कर्व दिख रहा था ना ये भी, इसी का ये हमारे पास क्या है, इसी फंक्शन का ये ग्राफ है। जैसे मान लो बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, तो जो एक कर्व दिख रहा है उसी बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या है, वो फंक्शन ग्राफ है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये जो ग्राफ हम लोग के पास ये जो दे रखा है ऐसे ऐसे, तो ए और बी का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो सिंपल सा क्या करना है कि जैसे बाई इक्वल टू अगर अपने के पास एफ ऑफ एक्स है तो अगर हम बाई की वैल्यू, ठीक है,
एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ए डिस्टेंस लिया है, तो अगर यहाँ पर एक्स पुट कर देते हैं गाइज तो एफ ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बी की वैल्यू निकालना चाहें बाई को बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो फिर से एक्स की जगह पे क्या रखना होगा, आपके बाद बी रखना होगा, तो एफ ऑफ क्या आ जाएगा, बी, यानी एफ वी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ वी जो हुआ ना, ये हमारे पास क्या है, वो बाई डिस्टेंसेस है। क्या है, बाई डिस्टेंस है। बाई डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि वो हमने यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू लिया था और इस वैल्यू को हमने ए से लेकर के एल तक के वैल्यू को फाइंड करना चाहा, तो यही जो वैल्यू है गाइज वो ए से लेकर एल तक एल कहलाएगा, और हमारे पास जो बी से लेकर के एम तक का जो वैल्यू है ना वो एफ बी कहलाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बी एम है ये। तो हमने इस तरह से कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ए का कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ए, और पता है कि ये ऑर्डर पेयर में लिखाता है, और ऑर्डर पेयर का रूल क्या है हमारे पास, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में बाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास दिया हुआ यहाँ पे, तो वो स्मॉल ए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और अगर हम इसकी बाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एफ ऑफ ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ ऑफ ए। और उसी तरह से अगर हम बी का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यहाँ पे बी इंटू क्या हो जाएगा, मतलब बी इंटू नहीं कॉमा और एफ ऑफ बी हो जाएगा। देखो इस तरह से कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए एफ ऑफ ए है ना, मतलब लेट ए इंटू ए एफ ए एंड बी इंटू बी एफ वी। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट हम यहाँ पर शो कर दिए, बी टू पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे हमारे पास ये भी दो कर्व है, ठीक है। देन तब क्या है हमारे पास, ओ एल की वैल्यू हमने ए लिया, एंड ओ से लेकर के जो एम तक की वैल्यू है, ओ से लेकर के एम तक की वैल्यू हमने क्या किया, बी लिया। तो यहाँ से और एल की वैल्यू हम लोग जो है फंक्शन में पुट करके ए से लेकर के ए तक की वैल्यू क्या निकाल दिया, ए निकाला। और यहाँ से अगर हम बी एम की बात करते हैं तो बी से लेकर के एम तक की वैल्यू हमने अभी भी पुट करा, यहाँ बी एम की वैल्यू एफ है ना, एफ बी, तो ये बी लिखा। तो गाइस यहाँ पर बात आता है कि एल एम कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम लोग इससे पहले फाइंड किए थे। एल एम का मतलब क्या कि हम लोग ओ एम में से ओ एल को लेस कर देंगे, तो बी माइनस ए होगा, यहाँ पे मैंने लिखा। और यहाँ पे एक तरह का ये जो है ना डायग्राम के हिसाब से वो रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है, तो इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है। तो हमने एल एम की वैल्यू है जो वो बी माइनस ए है, और वो बी माइनस ए जो है ना वो एक के इक्वल हो गया है ना, एक के मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड अगर हम बी के की बात करते हैं, देखो बी के निकालने के लिए क्या करना होगा कि फिर से हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं, तो हमारे पास बी से लेकर के एम तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एफ बी है, और ए से लेकर के एल तक का जो डिस्टेंस है वो एफ ए है। तो जाहिर सी बात है कि एल का जो डिस्टेंस होगा रेक्टेंगुलर शेप होने के नाते क्या हो जाएगा, एम के का वैल्यू भी एफ ऑफ ए होगा। तो चलो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ डिनोट कर देता हूँ, एफ ऑफ ए हो गया। तो गाइज अब थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाए तो बी एम हमारे पास एफ बी है और के एम हमारे पास एफ ए है, तो बताओ यहाँ से बी के निकालने के लिए क्या करना होगा। तो जाहिर सी बात है इस बड़े डिस्टेंस में से हम छोटे डिस्टेंस को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के की वैल्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो तो हम लोग बी के क्या निकाल दिए, बी माइनस एफ ए, आई हैव ऑलरेडी रिटन है। चलिए नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम लोग समझते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, अब यहीं से स्टार्ट होती है इसकी थ्योरी। तो करना क्या हम लोग यहाँ पे कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी बी, मतलब कि ये जो हमारे पास ए बी दिख रहा है ना, इसका अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप अगर निकालते हैं हम लोग यहाँ से, तो गाइज हम लोग जो है ना पढ़े हैं कि स्लोप का मतलब ही होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। टेन थीटा, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। जैसे अब मान लेते हैं कि अगर हम ए बी का यहाँ पे टेंजेंट निकालना चाहें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग, ठीक है, एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है थीटा, देख लो ये थीटा है, ये भी थीटा है। वजह क्या रहा होगा कि यहाँ पे जो है ना एक्स एक्सिस जो है वो एक के लाइन का पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल का काम किया होगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग इसे क्या कर दिए, ये थीटा था तो वे भी हमारे पास क्या आ गया, थीटा। तो अगर हम इस ट्रायंगल से जो है ना टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो वो ये भी का क्या निकलता है गाइस, स्लोप आता है। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं ट्रायंगल, ये जो ए के बी हमारे पास दिख रहा है, ए के बी, इस ट्रायंगल में हम लोग जो है ना टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। तो इस रेशियो को यूज करना पड़ेगा। टेन थीटा का जो हम लोग के पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, बी का मतलब क्या होता है, बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के सामने का साइड होता है, और बेस क्या होता है, रिमेनिंग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को छोड़कर जो नीचे का साइड होता है हमारे पास, है ना, वो लेते हैं। तो चलो टेन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं बी के बाई ए के। बी के का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से बी के आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ए के हमारे पास क्या आ जाएगा,
बेस आएगा। ठीक है, बी के की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था अभी, बी के की वैल्यू ये रहा ए बी माइनस एफ ए, तो हमने यहाँ से एफ बी माइनस एफ ए ऊपर लिख दिया, और ए के की वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था बी माइनस ए, तो हमने यहाँ लिखा। इसी इक्वेशन 1 रखते हैं। क्लियर। अब देखो, अब बात आता है यहाँ पर कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो हम लोग इसका जो स्टेटमेंट पढ़े थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन होता था, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन होता था, और वहाँ पर क्या था कि गिवन फंक्शन जो है ना वो क्या था कि किसी एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए था, यानी होता था, और यही जो फंक्शन है किसी एक ओपन इंटरवल ए बी में क्या था, डिफरेंशिएबल है। तब क्या आता था वहाँ पर कि हमारे पास उन दोनों के बीच, मतलब जो दो इंटरवल दिया रहता था उन दोनों के बीच क्या है, किसी एक पॉइंट आता था, है ना। देखो जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, और ये हमारा जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये सेम फंक्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है किसी ओपन इंटरवल ए बी में। तो यहाँ पर जो है ना सी एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता था, और सी का जो वैल्यू होता था वो हमेशा क्या होता था, इस तरह से होता था। सी तो था वो ए और बी के बिटवीन में आता था हमेशा। ठीक है, वो बीच में आता था हमेशा, और इस तरह से आता था ताकि एफ डैश सी की जो वैल्यू होता था, एफ डैश सी की जो वैल्यू होता था ए बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस क्या था, ये होता था। देखो ये निकल कर आता था। तो पता है एफ डैश सी है जो वो क्या था, तो एफ डैश सी जो हमारे पास था तो इट इज़ नथिंग बट वो एक तरह के टेंजेंट को टेंजेंट लाइन को शो करता था, है ना। एफ डैश सी का मतलब क्या है कि ये हमारे एक तरह से टेंजेंट लाइन को ही वो शो करता था। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा हमारे पास, एफ डैश सी जो है ना वो यही लाइन हमारे पास इसको यही मतलब इसको डिनोट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो थ्योरी हमारे पास आ रहा था तो वो एफ डैश सी जो दिख रहा है ना वो ऑलरेडी जो है ना ए लाइन के को डिनोट कर रहा था। ठीक है, अब देखो तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ा सा लिया कि बाई लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, इस थ्योरम से क्या हम लोग एफ डैश सी की वैल्यू हम लोग पढ़े ए बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान दिया जाए तो इसका ये वाला पार्ट जो है ना वो इस पार्ट के इक्वल है। तो इट मीन्स कि tan थीटा जो है ना एफ डैश सी के इक्वल होगा। तो सो बाई 1 and 2 वी हैव tan थीटा इक्वल टू एफ डैश सी। अब देखो, अब tan थीटा इक्वल टू जो एफ डैश सी है हमारे पास वो क्या डिनोट कर रहा होगा, तो tan थीटा तो हम लोग को पता है यहाँ पर कि ए बी का स्लोप निकल कर आया, है ना, और एफ डैश सी क्या है गाइस हमारे पास, तो वो टेंजेंट जो टी डैश दिखे है ना, टी से लेकर टी डैश तक का जो वो लेंथ है पूरे टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, उसका क्या था, वो स्लोप था, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन जड़ दिए कि स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी का जो स्लोप है वो इक्वल हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, मतलब पी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचे हैं। क्लियर। अब देखो तो हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार देखा कि कॉर्ड ए बी जो है ना वो पैरेलल होगा टेंजेंट पी टी का। हाँ, ये एक पॉइंट आया यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास कि अगर इस लाइन का जो स्लोप हुआ और इस लाइन का जो स्लोप हुआ दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा, तब भी ऐसा हो रहा होगा। क्लियर। तो यही था हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि जैसे ए भी हमारे पास कोई एक कर्व है, ठीक है, कोई एक कर्व है, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इसमें कि ये जो ए बी कर्व है उस पर हम लोग जो है ना मेनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस कर्व है और इस पर हम लोग जो है मेनी टेंजेंट्स खींच सकते हैं। मेनी का मतलब बहुत सारे टेंजेंट लाइन आ सकते हैं, ए से लेकर के बी तक में। पी से बाहर टेंजेंट लाइन नहीं खींच सकते हैं, ए से पहले टेंजेंट लाइन नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन है कि ए से लेकर के बी तक ही कर्व है, तो उसके बीच में हम लोग जितना मनमर्जी चाहे उतना हम लोग मनमर्जी टेंजेंट खींच सकते हैं। अब इसमें कंडीशन आता है कि जो हम लोग मिनी टेंजेंट्स इसमें खींच रहे हैं, तो गाइस उसमें बताओ कि जब मिनी टेंजेंट हम खींच देंगे तो उसमें एक टेंजेंट ऐसा जरूर आएगा ए से लेकर के बीच में जो वो ए बी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो उसी बातों को जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, लिखा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ और पॉइंट को जो है ना डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे दो अनदर डायग्राम को लिया है।
ठीक है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि जो टेंजेंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग जो खींच रहे थे इसका लैग्रेंज एलिमिनेटी का, ठीक है, तो वो एक दूसरे डायग्राम से हम लोग समझते हैं कि उसमें किस तरह से हम लोग लेते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डायग्राम ये बना फर्स्ट वाला और एक सेकेंड हो गया, ये तो हमारा प्रीवियस डायग्राम ही है, ठीक है। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों जो है ना लगभग वो सेम ही है। तो इसमें क्या था हमारे पास कि देखो जैसे ए बी एक लाइन था हमारे पास, या एक कर्व था, तो उसमें क्या किया हम लोग उस पर एक टेंजेंट जो है ना खींच रहे थे जो इसके पैरेलल हो रहा था, ठीक है। डायग्राम नंबर ए यही बताता है हमारे पास कि ये जो हमारा टेंजेंट लाइन जो हम लोग खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंट लाइन जो है हम लोग जो खींचते हैं, तो वो ये कॉर्ड ए बी जो दिख रहा है उसके पैरेलल में एक और केवल एक टेंजेंट तो पॉसिबल होता ही है। क्यों? क्योंकि एलएमवीटी का जो हमारे पास स्टेटमेंट था वो क्या था कि ए बी एक हमारे पास क्या था, कोई फंक्शन होता था और उसके बीच में जो है ना एटलीस्ट वन सी, मतलब कम से कम एक सी ऐसा जरूर आता था जिसके लिए एविडेंस सी की वैल्यू बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता था, ठीक है। तो वो तो था हमारे पास, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास ना कि वो एक सेकेंड डायग्राम जो लिया है हमने, तो इसमें क्या है देखो, इसमें तीन तीन टेंजेंट आ रहा है, ठीक है, और तीनों के तीनों जो है ना वो इस ए बी के ही पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये जो दिख रहा है ना, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट जो है ई एफ डैश मान लो कि C1 है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एफ डैश C2 हो गया, और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास एफ डैश C3 हो गया, और ये तो हमारे पास एफ डैश C था ही, यहाँ पे एफ डैश क्या था, C था। ये जैसे हम लोग इस डायग्राम में लिए थे उसी तरह से यहाँ पर भी है हमारे पास कहने का मतलब, ठीक है। तो देखो हमने उनका स्टेटमेंट में यही देखे थे कि कर्व जो ए बी है उसके बीच में एटलीस्ट वन सी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए वो कंडीशन था, ठीक है, लैग्रेंज का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वो एक जो तीन तीन जो टेंजेंट यहाँ पर ले रहे हैं वो देखो तीनों क्या है, ए बी के पैरेलल है, ये वाला भी ए बी के पैरेलल है, ये भी जो है ए बी के पैरेलल है, और ये टेंजेंट भी ए बी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक से अधिक टेंजेंट भी पॉसिबल है जो हमारे पास क्या होगा उस गिवन लाइन के पैरेलल में होता है या होगा, ठीक है। तो डायग्राम में बस यही था हमारे पास। देखो अब यहाँ समझते हैं हम लोग क्लियरली, मेनी टेंजेंट्स बिटवीन ए एंड बी, मेनी टेंजेंट्स बिटवीन ए एंड बी मतलब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो है मेनी टेंजेंट्स जो है ना क्या है, विल एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है या करेगा, ठीक है। ये तो हम लोग नॉर्मल जानते ही हैं, वो पॉसिबल होता है ढेर सारे हमारे पास, लेकिन उसमें से क्या है ना आउट ऑफ देम वन टेंजेंट मस्ट बी एग्जिस्ट, मतलब कि उन सभी टेंजेंट्स में से एक टेंजेंट ऐसा जरूर हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा विच विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, जो उस कॉर्ड ए बी के पैरेलल होगा। हमने इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ, देखो दोहराना चाहूँगा फिर से कि ए बी के बीच हमारे पास मेनी टेंजेंट्स है, और उस टेंजेंट्स में से जो है ना एक टेंजेंट ऐसा जरूर होगा जो उस लाइन ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो सिमिलरली अगर उसी तरह से हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंगली द ग्राफ लाइन, ठीक है, ग्राफ लाइन के हिसाब से जैसे ही दो ग्राफ बना था हमारे पास ये दोनों फर्स्ट और थर्ड जो था, तो उसमें क्या था हमारे पास कि ग्राफ एक सिंगल है तो उसमें एक ही ग्राफ पर एक और केवल एक ही टेंजेंट लाइन ऐसा आया जो कॉर्ड ए बी के पैरेलल हुआ यहाँ पे, है ना। लेकिन इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वही है कि अकॉर्डिंगली द ग्राफ लाइन, मतलब ग्राफ लाइन के जो हिसाब से है मोर देन वन टेंजेंट्स विल पॉसिबल विच विल पैरेलल टू द कॉर्ड ए बी, मतलब कि ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो एक से अधिक टेंजेंट भी पॉसिबल है, ठीक है, जो उस गिवन लाइन का क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, है ना। तो बस यही था हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई बातें अगर दिमाग में चल रही हो, डाउट रह गई हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो इस सेशन को हम आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।